Yes, good evening to all of you friends. We'll start at class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now at 9 p.m. we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं. तो में वोट करें. अमर, अर्जुन, अंकित, साइनी, छवि, मयंक, एंड अदर्स डांस रुचि. 3% लोग बोल नहीं देख सकते. कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. ब्राउज़र यूज़ करो, डिसेबल करो. इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. ऑपरेट वर्क. क्लास में जो भी डाउट है, नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. और फिर बुधवार या मंगलवार को मैं उसके जवाब अपलोड करता हूँ. पहला पिलर खत्म. मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस. दूसरा खत्म बजट टैक्सेशन. तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड खत्म. चौथे के अंदर एग्रीकल्चर निपटा दिया. मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर कल खत्म किया. अभी आज संडे और कल मंडे 2 दिन में हम खत्म करेंगे नीचे प्लानिंग कमीशन, 5 प्लान अनएम्प्लॉयमेंट. उसके बाद नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा जीडीपी इन्फ्लेशन. उसके बाद वाले वीक में इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद वाले वीक में ये छठा पिलर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पॉवर्टी वगैरह. मतलब समझो ये 3 हफ्ते का काम है अब. जहाँ तक ये पिलर 4C नीति प्लानिंग कमीशन हैंडआउट अपलोड हो चुका है. मोबाइल से देख रहे हैं, पटेल सर्च करो. उसके अंदर कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13 उसमें आपको बेल आइकन दबाओ, माल मिल जाए. या फिर लैपटॉप से देखने academy.com/malwar.org कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 13 बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड से साइड बार खुलता है, उधर आपको सब मिल जाएगा. अभी आज जो पढ़ना है एकदम हल्का फुल्का टॉपिक है. प्लानिंग. प्लानिंग के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, प्लानिंग के प्रकार क्या, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग वगैरह आसान सी चीजें देखनी है. देखिए इकोनॉमिक सिस्टम्स कैसी होती है कि जब सरकार ही सब कुछ कंट्रोल करे, सरकार ही सब कुछ तय करे, एवरीथिंग कंट्रोल एंड ओन बाय द गवर्नमेंट. जैसे नॉर्थ कोरिया में तो सोशलिज्म कम्युनिज्म जैसी बात हो. या फिर सब कुछ हम मार्केट के हवाले छोड़ दे. मान लीजिए अमेरिका कैपिटलिज्म पूंजीवाद. तो भारत कैसा बीच में है तो केमिस्ट इकोनॉमी है. आपको इससे ज्यादा रिफाइंड है जो अभी हम समझेंगे. इसका माइंड में भी आपके हैंडआउट में दिया है, लेकिन इट विल मेक सेंस टू यू आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक. तो आपको इन्होंने 3 प्रश्न पूछने हैं. पहला क्वेश्चन आप इनको पूछो कि आपके देश में उद्योगों का मालिक कौन है, हु ओन्स द इंडस्ट्रीज. नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन कहे देखो हमारा सोशलिज्म है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट कंपनी है ही नहीं, सब कुछ सरकारी है, सब कुछ सरकार की मालिकी में है, कलेक्टिव ओनरशिप है, मतलब लोग मालिक है पर हम चला रहे हैं, तो एवरीथिंग अंडर गवर्नमेंट, सोशलिज्म. ऑन द अदर हैंड कैपिटलिज्म आप देखो अमेरिका पूंजीवाद, तो वो कहे सारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, चाहे वॉलमार्ट है, वोडाफोन कुछ. आपको रियलिटी में वहां पर भी कुछ सरकारी कंपनियां तो हैं, ये तो बोलने की बात है, लेकिन एक्सट्रीम में कुछ ऑपोजिट दिखाना है तो ऑपोजिट क्या है यूएसए. भारत दोनों के बीच में इकोनॉमी मिश्र अर्थतंत्र. यहाँ रिलायंस जैसी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं जहां सरकार मालिक नहीं है, और यहाँ पर ओएनजीसी जैसी कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर जहां सरकार मालिक है. तो फ्यू इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर कंपनियां होती हैं. दूसरा प्रश्न इनको पूछो कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हो उसमें क्या बनाओगे, ज्यादा साइकिल बनाओगे, ज्यादा कार बनाओगे, कैसे डिसाइड करोगे. किम जोंग उन कहे कि नॉर्थ कोरिया में सोशलिज्म है तो सरकार तय करेगी कौन सी चीज बनानी है, और उसमें कोटा सिस्टम होगा कि देखो हमारे पास सिर्फ 10 मेट्रिक टन स्टील है, तो उसमें से हम 20 गाड़ी बनाएंगे, नहीं तो 200 साइकिल बनाएंगे, या दो में से एक बनाएंगे, या दोनों का इतना रेशियो रहेगा. एवरीथिंग डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट. ऑन द अदर साइड अमेरिका का कैपिटलिज्म है, और कैपिटलिज्म में होता है फ्री मार्केट. तो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड विल डिसाइड कि क्या पैदा करना है, कितना पैदा करना है. तो पब्लिक का दारू चाहिए, पब्लिक का लास वेगास में हमें गैम्बलिंग करना है, हमें मारिजुआना और गांजा फूकना है, लेट द मार्केट सप्लाई, वी डोंट केयर. तो दैट इज कैपिटलिज्म. इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी, तो उसमें ऐसा है कुछ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज उसका प्रोडक्शन सरकार अपने हाथ में रखेगी, जैसे है रेलवेज. बाकी जितना सब है प्राइवेट सेक्टर सप्लाई करता है, चाहे टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एंटरटेनमेंट, न्यूज, टीवी, एवरीथिंग. तो दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. तीसरा प्रश्न आप इनको पूछो कि जब आप उत्पादन करोगे तो क्या इस्तेमाल करोगे, पूंजीगत मशीन या मजदूर. ड्यूरिंग द प्रोडक्शन व्हाट विल यू यूज, मोर लेबर और मोर कैपिटल, यानी मशीनरी. किम जोंग उन का नॉर्थ कोरिया में सोशलिज्म है तो मजदूर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम तो ऐसा काम करेंगे जिसमें लेबर का ज्यादा इंटेंसिव उपयोग हो. कैपिटलिज्म अमेरिका कहेगा देखो लेबर यूज करना है, मशीन यूज करना है, हम बिजनेसमैन पे छोड़ते हैं, उसको जो सस्ता किफायती कॉस्ट इफेक्टिव लगेगा वो करे. गवर्नमेंट विल नॉट डिक्टेट इट कि क्या कैसे उत्पादन करना है. व्हाट अबाउट इंडिया जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी है. यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर रिलायंस को छूटे, आपको जैसे मशीन से बनाना है, रोबोट से बनाना है, आदमी से बनाना है, जैसे आप बनाओ आपका जो भी कपड़ा रिफाइनरी है. और जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है उसमें सरकार डिसाइड करेगी. फॉर एग्जांपल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमने पिलर 4 में देखा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो किसानों से अनाज खरीदता है. अब ये सारा अनाज ट्रक में भरना है तो ये क्रेन से भी भर सकते हैं, तो एक ही मजदूर सब चढ़ा सकता है, पर वो ऐसा नहीं करेंगे, वो 5-7 मजदूर रखेंगे ताकि ज्यादा लोगों को काम मिले. तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और यूजुअली वो प्रेफरेंस देंगे लेबर इंटेंसिव मोड ऑफ वर्क को. लास्टली आपने ये जो भी माल पैदा किया है उसको ग्राहकों में कैसे बेचोगे, बांटोगे, हाउ विल यू सेल और डिस्ट्रीब्यूट दिस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल. तो नॉर्थ कोरिया का सोशलिज्म है तो सरकार डिसाइड करेगी किसको क्या मिलना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में मिलना चाहिए, किस भाव पे मिलना चाहिए. फॉर एग्जांपल उधर कोटा है कि एक आदमी को सिर्फ 4 बियर बोतल ही वो खरीद सकता है एक महीने या एक हफ्ते में, उसी तरह इतना अनाज तुम खरीद सकते हो, वो सब कोटा सिस्टम होती है. गवर्नमेंट विल डिसाइड कौन कितना परचेज कर सकता है, किस प्राइस पे परचेज कर सकता है. अमेरिका कैपिटलिज्म तो जिसको जो खरीदना है जितना खरीदना है आपकी मर्जी है, बंदूक खरीदना है उसके एमिनेशन खरीदने हैं. और इसका ये भी इंप्लीकेशन है कि मान लो कोई गरीब आदमी दवाई नहीं खरीद सके तो वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट विल डिसाइड, कस्टमर विल डिसाइड तुम क्या खरीद सकते हो, कितना खरीद सकते हो. इंडिया दोनों के बीच में इकोनॉमी है तो कोशिश क्या करेगी कि जो लग्जरी गुड्स हैं वो टीवी फ्रिज वगैरह जो जिसको बेचना बेचो, जिसको खरीदना खरीदो. पर जो एसेंशियल चीजें जैसे फर्टिलाइजर, राशन की दुकान पे व्हीट एंड राइस, या फिर स्टेंट जो हार्ट सर्जरी में लगाया जाए तो उसके लिए नप्पा नाम की संस्था उसका प्राइस कंट्रोल करे. तो फॉर सम एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट विल डिसाइड द प्राइस एंड कोटा, बाकी सब चीजों में मार्केट डिसाइड करता है. दैट इज द इंडियन मिक्स्ड इकोनॉमी. सोशलिज्म मैंने बताया जो नॉर्थ कोरिया टाइप का है कि सरकार सब चलाए. एक जमाने में नेहरू इन सब चीजों से काफी प्रभावित थे कि यूएसएसआर, सोवियत रशिया में सब बहुत जोरदार चला है. तो सोशलिज्म क्या है, यही सब चीजें मतलब गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन से सब अचीव करे एंड अल्टीमेटली पहुंचे इगालिटेरियनिज्म की तरफ, समतावाद, सबका कल्याण हो. तो फिर कम्युनिज्म क्या है, कम्युनिज्म भी चाहता तो वही है कि सबका कल्याण हो, लेकिन कल्याण कैसे, अचीव इट थ्रू रेवोल्यूशन, क्रांति द्वारा. क्रांति का मतलब है हिंसा करके, कि चीन में पहले जो भी राजाशाही हो या जो भी उनकी नेशनल सरकार हो उसको गिरा के उनके लोगों को मार के अपनी नई शासन बनाएंगे और फिर हम ये सब चलाएंगे. तो वो है कम्युनिज्म. खैर वो क्लास 11-12 की पॉलिटिकल साइंस बुक में से और आराम से आप पढ़ना. तो कुल मिला के जो क्राइटेरिया क्या हुआ, हाउ मच कंट्रोल गवर्नमेंट हैज ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, समाज और अर्थतंत्र पे सरकार कितना नियंत्रण रखती है. हम कहें 100% नियंत्रण रखता है नॉर्थ कोरिया, दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म या कम्युनिज्म. कैपिटलिज्म में समझो ऐसा है कि वो सिर्फ 10% कंट्रोल रखता है, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर देखिए. इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो अब इसमें भी समझो कि इंदिरा गांधी के जमाने में सपोज 60% गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो, मोदी जी के जमाने में 40% कंट्रोल करती हो, तो मिक्स्ड है ये सब. मिक्स्ड इकोनॉमी में भी समझो कम ज्यादा है. नेहरू के जमाने में सोशलिज्म की तरफ झुकाव ज्यादा था, मोदी के जमाने में कैपिटलिज्म की तरफ झुकाव ज्यादा है. मिक्स्ड का मतलब ये नहीं कि 50-50 एकदम बीच में बैठा है, वो डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर कौन है. अब कैपिटलिज्म तक तो हमने समझा, हालांकि कैपिटलिज्म भी 100% तो मार्केट के हाथ में नहीं है. अमेरिका में भी सरकार कुछ चीजों का जो भी जैसे फेडेक्स या पोस्ट डिलीवरी है वो सरकार के हाथ में.
और उससे भी एक स्टेप और आगे बढ़े कि जीरो गवर्नमेंट कंट्रोल, उसे हम कहेंगे लिबर्टेरियनिज्म या एनार्की। एनार्की का मतलब हम क्या सोचते हैं कि आग लगा देना, बॉम्ब फोड़ देना, वो नहीं। एनार्की मतलब अशासन, अशासन यानी शासन का अभाव, कोई सरकार नहीं होनी चाहिए, सब कुछ जनता और प्राइवेट सेक्टर तय करे। तो नॉर्मल कैपिटलिज्म कैसा है कि फ्री मार्केट तो होगा, लेकिन उसमें भी समझो सरकार कुछ तो रेगुलेट करेगी। अमेरिका में भी पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर है, कोर्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को चेक दिया या जमीन का कोई केस हो गया तो कोर्ट तो है, तो सरकार कुछ तो करती है। ऐसा नहीं कैपिटलिज्म मतलब सरकार कुछ भी नहीं करती। लेकिन उससे भी एक स्टेप आगे बढ़े, एनार्को कैपिटलिज्म। तो एनार्की मतलब क्या, कोई शासन नहीं, मतलब पुलिस भी नहीं होना चाहिए, टोटल फ्री मार्केट, नो गवर्नमेंट रेगुलेशन। पुलिस स्टेशन भी प्राइवेट कंपनियां चलाएं कि मान लो चंडीगढ़ में एक से लेके जितने सेक्टर्स हो उसमें पहले 3 सेक्टर में रिलायंस का पुलिस थाना होगा, बाकी के 3 सेक्टर में अदानी का पुलिस थाना होगा, ऐसा कुछ बनाया जाए तो वो होगा एनार्को कैपिटलिज्म। वहां कोर्ट भी नहीं होगी, कोर्ट भी प्राइवेट आर्बिट्रेटर अपने हिसाब से चलाएंगे, आप फीस दो और इंसाफ ले लो। तो दैट इज एनार्को कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में भी समझो कुछ तो टैक्सेस होते हैं, जैसे ट्रम्प ने टैरिफ लगाया इंपोर्टेड चीजों पे। एनार्को कैपिटलिज्म ये कहता है कि कोई टैक्स होना ही नहीं चाहिए इंपोर्टेड गुड्स पे, कस्टमर ट्रूली किंग बन जाए कि जिसको जो खरीदना है, जिस भाव पे जहां मिला है, अमेरिकन सामान खरीदो, चाइनीज खरीदो, भारतीय खरीदो, कस्टमर की मर्जी है। ये एनार्को कैपिटलिज्म ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अर्जेंटीना का जो नया प्रेसिडेंट है जेवियर मिलाई, जिसके चश्मे का स्टाइल आना गोस्वामी से मिलता है, तो ये बातें वो करने लगा, एनार्को कैपिटलिज्म होना चाहिए। और डॉलराइजेशन करते हैं, मतलब अर्जेंटीना का पेसो करेंसी भी बंद कर देते हैं, सिर्फ यूएस डॉलर को ही हम अपनी करेंसी अपना लेंगे। तो दैट इज हिज थॉट प्रोसेस। ये जो कैपिटलिज्म है वो क्या कहता है कि गरीब आदमी दवा नहीं खरीद सके तो सरकार का प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट इज द किंग। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा ये जो कैपिटलिज्म है इसका मॉडल अब एकदम बेकार हो चुका है, एंड देयर इज अ नीड फॉर ग्रेट रीसेट। वीडियो गेम आप खेलते हैं, आपके हिसाब से स्कोर नहीं बन रहा है, आप क्या करोगे, रीसेट बटन दबा दोगे। तो ऐसा एक नया रीसेट करके नया कैपिटलिज्म बनाने की जरूरत है, जिसमें सब गरीबों का और ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल हो। देखिए रियल लाइफ में कोई भी देश 100% कैपिटलिज्म नहीं है। हम कहीं यूएस है तो मान लो 90% कैपिटलिज्म है, 10% तो उधर भी सरकार कुछ कंपनियां और चीजें चलाती है। हम कहीं सोशलिज्म नॉर्थ कोरिया में है या क्यूबा में है तो उधर भी समझो 100% गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। जैसे नॉर्थ कोरिया ने कुछ लिबरल किया है कि उनका लोकल आदमी मान लो 5 बियर बोतल खरीद सकता है, पर टूरिस्ट आए तो वो मान लो 10 बियर बोतल खरीद सकता है, टू एनकरेज द टूरिज्म। तो हर एक व्यक्ति अल्टीमेटली समझो वो जाएगा तो इस तरफ ही कि मार्केट को ज्यादा फ्रीडम दिया जाए। भारत में भी मिक्स इकोनॉमी के नाम पे समझो नेहरू के जमाने में फिर भी 60% कंट्रोल हो, अभी 40% कंट्रोल रखा मोदी जी ने, ऐसी बात है। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है तो फिर ऐसा देश जो दुनिया के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफडीआई एफपीआई कोई रिश्ते नहीं रखता, मान लो नॉर्थ कोरिया। तो ओपन इकोनॉमी क्या है, ऐसी इकोनॉमी जो क्लोज्ड नहीं है वो बाकी सब हो गई ओपन इकोनॉमी। और फिर ऐसी क्लोज इकोनॉमी मतलब क्या, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफडीआई वगैरह के रिश्ते नहीं, जैसे नॉर्थ कोरिया। ओपन इकोनॉमी मतलब बाकी देश दुनिया के साथ उनके रिश्ते हैं, और उसमें 3 टाइप के लिंकेज हमने देखा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, एफडीआई का, लेबर मार्केट रेमिटेंस का, ये सब हम देख चुके हैं। अब मान लीजिए कोई क्लोज इकोनॉमी हो जिसका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट एफडीआई का रिश्ता नहीं है दुनिया के साथ, लेकिन वो परसू करे एकदम आत्मनिर्भर बनते हैं, हमको चाहिए भी नहीं तुम्हारा विदेशी पैसा या विदेशी सामान, ऐसा एकदम आत्मनिर्भर बनने की बात, उसे क्या कहेंगे, ऑटार्की, ऑटार्की या सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ। हमने देखा कैसे 90s के जमाने में नरसिम्हा राव ने एलपीजी रिफॉर्म्स किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब क्या, गवर्नमेंट का कंट्रोल इंडस्ट्री पर से कम करो। ऐसी मुहिम उससे पहले 80s के जमाने में यूएसए में उनका रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट था, तो उसको कहा गया रेगनोमिक्स, मतलब उनकी जो इकोनॉमी चली। ऐसा ही सब ब्रिटेन के अंदर मार्गरेट थैचर उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, उसने भी कहा, तो उसे कहा गया थैचरोनॉमिक्स। उसमें वो जो भी उनका टेलीकॉम, पावर प्लांट, ये सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। वाशिंगटन कंसेंसस क्या है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएसए मिलकर लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका के ये जो देश है उनको बोले कि तुम लोग भी एलपीजी रिफॉर्म्स करो। चाइना ने भी एलपीजी रिफॉर्म्स किए हैं, जिसे वो कुछ कल्चरल रेवोल्यूशन कुछ है, वो 80s में हमसे पहले उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म किया, इसलिए वो हमसे आ गया, हमने थोड़ा लेट किया। वो सब मेंस में देखेंगे कि ये सारी चीज आपके हैंड ऑफ में माइंड मैप के जरिए दी है, आराम से कल देखना। इधर मैं इसको और जूम करूंगा तो फॉन्ट बहुत छोटे हैं तो सब पड़ जाएगा। तो वी आर डन विद द इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लानिंग। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, क्योंकि मेंस का भी मुद्दा है। देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग इज द प्रोसेस, उसमें आपको सबसे पहले प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनानी है कि जैसे मैं पबजी खेलता हूँ, उसके अंदर दुश्मन मुझे गोली मार देते हैं तो मैं, मेरा स्कोर अच्छा नहीं होता है, ये है मेरी प्रॉब्लम। तो फिर मुझे सेट ऑफ टारगेट्स एंड प्लान्स निकालने पड़ेंगे कि अच्छा इसका कारण क्या है, मेरा मोबाइल स्लो होगा, मेरा इंटरनेट स्लो होगा, या कि मेरे पास वो स्किल सेट ही नहीं, मुझे उसका पेड कोर्स करना चाहिए, हाउ टू प्ले पबजी प्रॉपर्ली। तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। या पहले प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाओ और फिर सॉल्यूशन या टारगेट की लिस्ट बनाओ। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में गवर्नमेंट पहले तो कुछ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की लिस्ट बनाती है, क्या होगा, गरीबी है, इनक्वालिटी है, एग्रीकल्चर ठीक नहीं है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है, और फिर उसके वास्ते क्या काम करना है, गोल टारगेट और प्लान फिक्स करे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक योजना या आयोजन। अभी प्लानिंग के भी अलग अलग प्रकार है, उसका माइंड मैप आपके हैंडआउट में दिया है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे फिर आपको वो क्लियर हो जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग, मान लीजिए रोड बनाना है तो उसके वास्ते कितना मटेरियल, कितने लोग, कितना मशीनरी चाहिए होगा, आप पैसों में बोल दो कि 5 करोड़ चाहिए होगा, या 1 किलोमीटर बनाने का खर्चा 1 करोड़ रुपया जो भी। तो फिजिकल प्लानिंग क्या है, वहां पर आप पैसों की बात नहीं करोगे, आप उसे बताओगे कि अच्छा ये 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 10 मजदूर चाहिए, इतना किलोग्राम ये सीमेंट या स्टील चाहिए, और इतने 2-3 मशीन चाहिए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्लानिंग। प्लानिंग आप इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्या तानाशाही चल रही है, कि प्लानिंग बाय डायरेक्शन। नॉर्थ कोरिया में सपोज किम जोंग उन का कि इस साल हमें 10 मेट्रिक टन स्टील बनाना है, तो सेंट्रल अथॉरिटी विल डिसाइड द टारगेट एंड प्रायोरिटी, वो किसी को पूछने नहीं जाएंगे, खुद बना बोलेंगे ये करना है। भारत में आपको सरकारी स्टील कंपनियां हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह, बट अलोन दे कैन नॉट कंप्लीट द टारगेट, तो उनको टाटा स्टील को भी कंसल्ट करना होगा कि आप भी मदद करो, हमें स्टील में आत्मनिर्भर बनना है। टाटा के अपन मुझे तकलीफ है, इतना सब नहीं मजा आ रहा है, तो सरकार प्रलोभन देगी, इंड्यूसमेंट, प्रलोभन, कि देखिए हम अगले 5 साल के लिए आपको टैक्स माफ करते हैं, कोई जीएसटी नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं, और उसमें भी हम आपको बोलते हैं कि आप ये सब स्पेशल कैटेगरी स्टेट नॉर्थ ईस्ट में जाके, हिमालय स्टेट में जाके फैक्ट्री खोलो, तो और आपको सब टैक्स में माफी करेंगे। तो इस तरह से अपने जो भी टारगेट होंगे, स्टील में आत्मनिर्भर करना है, पिछड़े राज्यों का विकास करना है, ये सब हो सकता है। सो हियर थ्रू द एक्ट्स ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, मतलब लोन सस्ते करना, टैक्स माफी देना, ऐसा प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट भी हो सकता है। तो प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट एंड प्लानिंग बाय डायरेक्शन। प्लानिंग में टारगेट कितना सख्त है, रिजिड है, ऐसे भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग कहे कि मेरा वचन ही मेरा शासन है कि 10 मेट्रिक टन स्टील बनाना है तो बनाना है, ठीक है, रिजिड। इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर को पूछने नहीं जाएंगे, कोई कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं है कि तुमको स्टील खरीदना होगा, फिर एल्यूमिनियम सस्ता हल्का वजन का हो तो नहीं खरीद सकते, यही लेना होगा। तो दैट इज इंपरेटिव प्लानिंग, आदेशात्मक, आदेशात्मक। ऑन द अदर हैंड भारत में जो होगा क्या, इंडिकेटिव प्लानिंग, सूचक, कि सरकार कहे अच्छा 10 मेट्रिक टन स्टील बनाना है, तो उससे पहले भी वो कंपनियों को कंसल्ट करेंगे कि ये टारगेट ठीक है कि नहीं, क्या इतना अचीव भी कर पाएंगे कि नहीं, और फिर आफ्टर कंसल्टिंग विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर सरकार प्लान बनाएगी, टैक्स सब्सिडी में छूट देगी, कोई पिस्तौल नहीं दिखाएगी कि करना ही वरना जेल में फिट कर देंगे, नो, एरिया ऑफ कोऑपरेशन सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है।
तो हमने प्लानिंग के कुछ क्लासिफिकेशन देखे, अभी क्रोनोलॉजी समझते हैं। 1909 में गांधी जी ने किताब लिखी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किताब जो है वो अभी आप पढ़ो तो फिर दिमाग चक्रम हो जाए, ऐसी ऐसी उसमें बात है। टोटल ऑपोजिशन ऑफ द मशीनरी, कि सुई धागा भी मशीन से नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर का नीडल भी मशीन से नहीं बनना चाहिए, इंजेक्शन का टोटल ऑपोजिशन टू इंडस्ट्री एंड मशीन। सब कुछ खादी विलेज आत्मनिर्भर कॉटेज इंडस्ट्री से ही करना है, मशीन भी नहीं होनी चाहिए, उससे मजदूर का शोषण हो रहा है। दैट इज हिंद स्वराज, वो गांधी जी ने किताब लिखी थी। फिर 34 में एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने डैम बनाए थे, इनको भारत रत्न मिला था, इंजीनियर्स डे इनके नाम पे मनाया जाता है। तो एम विश्वेश्वरैया उन्होंने किताब लिखी प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इंजीनियर थे, भारत रत्न मिला था। 38 में नेहरू ने कांग्रेस प्लान बनाया, हालांकि वो अमल नहीं हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर आ गया था, वो जो भी आप फ्रीडम स्ट्रगल की किताबों में देख लेना। 44 में ये मुंबई के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जेडी टाटा वगैरह ने बॉम्बे प्लान बनाया। उसके बाद श्रीमंत नारायण अग्रवाल ने गांधीयन प्लान बनाया। एम एन रॉय, वो सब सोशलिस्ट कम्युनिस्ट टाइप की बातें थी उनकी, तो क्या होगा सोशलिस्ट चीजें उसमें बोलते हैं पीपल्स। चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। चाइना की जो आर्मी उसका नाम क्या है? पीपल लिबरेशन आर्मी। तो हर एक के आगे पीपल लगा, तो वो सब सोशलिज्म कम्युनिस्ट टाइप का होता है। 50 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय प्लान बनाया, जो विनोबा भावे की सब फिलोसॉफी पर था। अभी मैंने आपको जो अभी तक बताया उसमें से आपको ये क्वेश्चन आप 40 सेकंड में देता हूं, जरा सोचिए। हाँ, तो मित्र आपको क्या लगता है गांधी जी के विचारों में गलत स्टेटमेंट क्या है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। प्राची, मानसी, विराट, शिक्षा, हर्ष, अभिषेक, आशीष, पूजा, विभू, स्वप्निल, आशुतोष, दीपांशी, विवेक, शैल, दमन, अंशिका, आर्यन, हिमांशु, बादशाह, सुमित, जहीरा, हयात, गुड़िया, सौरभ, अभिनव, आनंदिता, तनु, राजेश, सत्यम, यश, प्रदीप, भावना, रुचि, स्मिता, कुंदन, मधु, सत्या, कोमल, अंकित, सैनी, जया, अभिषेक, ऐश्वर्या, शुभम, मिथिलेश, धनराज, किशोर, कवि, अर्जुन, सृष्टि, अदर्स करेक्ट आंसर। देखिए आपको रॉन्ग पूछा है। मैंने अभी आपको गांधी जी की जो हिंद स्वराज किताब है उसमें सब क्या बात है कि इंडस्ट्री का टोटल ऑपोजिशन, डॉक्टर की सुई भी मशीन से नहीं बननी चाहिए, कुछ मशीन से नहीं। तो इसका मतलब कि फोर नॉट ट्रू पूछा है। तो गांधी डेवलपमेंट में नॉट ट्रू क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राइवेट प्लेयर तो नहीं होने चाहिए, तो फोर इज रॉन्ग। और हमको वही पूछा कि रॉन्ग क्या था, जवाब क्या होगा? डी, ओनली फोर इज करेक्ट। बाकी सब होगा। वॉलंटरी लिमिटेशंस ऑफ वांट्स, मतलब जरूरतों को कम करो, कम इस्तेमाल करो संसाधन। विलेज सफिशिएंसी आप समझते हैं, मेन नेचर का बैलेंस करो, हां बराबर है। उनका एक कोटेशन है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कि अर्थ, एयर एंड लैंड ये सब कुछ अपने बाप दादाओं की जागीर नहीं, हमने अपने भविष्य की पीढ़ी और बच्चों से उधार लिया है, तो इतना इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी जरूरत है। एनीवेज, तो इकोनॉमिक सिस्टम देखिए, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म वगैरह प्लानिंग के प्रकार देखिए। अभी 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन, ये पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। देखिए आजादी के बाद नेहरू इंप्रेस थे यूएसएसआर के, सोवियत संघ के मॉडल से, उधर ये सब पंचवर्षीय योजना का उपयोग था। तो प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, स्टैट्यूटरी भी नहीं है, गैजेट नोटिफिकेशन से सरकार ने बनाया, बॉस इसके थे प्राइम मिनिस्टर खुद। तो पहला प्लान बना 51 से 56 तक, उसमें जो भी इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया हैरोल्ड डॉमर मॉडल का गया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन वगैरह जो भी टारगेट था, और जितना टारगेट था उससे ज्यादा ही वो अचीव कर पाए। उसके बाद आया सेकंड 5 ईयर प्लान 56 टू 61। उस वक्त एक स्टैटिस्टिशियन थे पीसी महालनोबिस, उन्होंने ये कहा कि देखो ये यूएसएसआर और रशिया जैसा और हम ज्यादा करते हैं सोशलिस्ट मॉडल, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करते हैं, हैवी इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं। हैवी इंडस्ट्री मतलब क्या? भारी उद्योग, माइनिंग, शिप बिल्डिंग, स्टील, केमिकल इंडस्ट्री, मशीन इंडस्ट्री, भारी उद्योग पे फोकस करते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब विदेश से माल नहीं मंगाओ, लोकल आत्मनिर्भर बनो, विदेशी चीजों पे ज्यादा टैरिफ लगाओ, ये सब। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में भी हम करें। बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में क्या है? मशीनरी है, शिप बिल्डिंग है, ये सब है। रशिया में लेनिन ने ये कहा कि देखो स्टील, कोल, इलेक्ट्रिसिटी और रेलवे, तो ये सब इकोनॉमी के ऐसे शिखर हैं कि जहां सरकार का झंडा होना चाहिए। दीज आर द हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट मस्ट कमांड दिस हाइट्स, या वी शुड बी कमांडिंग दिस हाइट्स। मतलब स्टील उद्योग पे सरकार का झंडा हो, कोयले पे सरकार का झंडा, इलेक्ट्रिसिटी पे, रेलवे पे। इन अदर वर्ड्स वहां प्राइवेट सेक्टर की कंपनी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सरकारी कंपनी होनी चाहिए। तो रशिया का ऐसा मॉडल था, तो पीसी महालनोबिस ने कहा अद्भुत अद्भुत, और हमको भी यही चाहिए। तो महालनोबिस मॉडल के तहत सरकार सब नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण करती है और सरकारी कंपनियां इसमें चलाती है। ये सब माइंड में आपके हैंडआउट में दिया, इसको हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें टारगेट अचीव हो गया। सेकंड 5 ईयर प्लान याद रखना है, महालनोबिस, सरकारी कंपनी होनी चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, हैवी इंडस्ट्री पे फोकस है। उसके बाद मूवी आई हकीकत, वो कर चले हम पिता जानो तन साथियों, चाइना वॉर के सामने वो थी। तो इंडो चाइना वॉर के बाद अपनी इकोनॉमी काफी बर्बाद हो गई। तो ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उस जमाने में चला 61 टू 66, लेकिन इसमें स्वाभाविक है कुछ अपने टारगेट अचीव नहीं हो गए, इकोनॉमी बर्बाद, बहुत ज्यादा महंगाई। तो सरकार ने फिर क्या सोचा कि अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं देना, एक साल ब्रेक लेते हैं, एक साल नहीं 3 साल ब्रेक लेते हैं। तो हॉलीडे प्लान, हॉलीडे घोषित किया गया 66 टू 69। उसके बाद चौथा और पांचवा 5 ईयर प्लान बनता है। इसके अंदर अब याद करो, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाएगा। फिर एक राजा रजवाड़ों को सरकार पेंशन देती थी, उसको क्या बोलते थे? प्रीवी पर्स, वो सब एबॉलिश किया जाएगा। अभी इंदिरा गांधी की मूवी इमरजेंसी मैंने देखी, पर इसमें उन्होंने दिखाया नहीं कि बैंकों का नेशनलाइजेशन और प्रीवी पर्स एबॉलिश किया गया था। खैर आगे, उसके बाद स्वाभाविक इमरजेंसी लगेगी, इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती है। मोरारजी देसाई ने ये कहा कि देखो 5-5 साल की हवाबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हमारा कोई प्लान तो अचीव हो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान में ऐसा कि 1 साल का टारगेट कुछ बनाएंगे, वो अचीव हुआ नहीं हुआ, उस हिसाब से सेकंड ईयर का कुछ मॉडिफिकेशन करके और करेंगे। तो लाइक मतलब 5 साल की पंचवर्षीय योजना नहीं होगी, हर साल कुछ देख के करेंगे, रोलिंग प्लान सिस्टम। हालांकि मोरारजी देसाई की सरकार ज्यादा टिकी नहीं, करते करते फिर आगे आप बढ़ेंगे। तो आखिरी 5 ईयर प्लान था वो 12th 5 ईयर प्लान था। वो आपको याद रखना है 2012 से लेकर 17 मतलब 31 मार्च 2017 को खत्म होता है। उसके बाद तो तब तक 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्लानिंग कमीशन ही खत्म कर दिया, लेकिन 5 ईयर प्लान चालू रहने दिया था। तो 5 ईयर प्लान कब खत्म होता है? 31 मार्च 2017 को। आईएएस में तो ये सब आउटडेटेड चीज हो गई, पर समझो स्टेट सर्विसेज के अंदर वो क्वेश्चन बैंक अपडेट नहीं करते, ये भी पूछते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि वो 12th 5 ईयर प्लान का थीम भी पूछते हैं, जबकि उसको भी खत्म हुए जमाना हो गया भाई। बट दैट इज द स्टेट सर्विस एग्जाम। ये आज ही जीपीएससी की परीक्षा हुई, मैं पेपर देख रहा था, इकोनॉमी तो ठीक-ठाक ही था, हमने जो पढ़ा उस टाइप का ही सब ज्यादातर मैनेज हो जाए। बट द मेन प्रॉब्लम विद जीपीएससी इज उसमें स्टेट स्पेसिफिक जनरल नॉलेज, और वो भी एकदम वो अच्छा आज से 1000 साल पहले किसने क्या कविता और शायरी लिखी थी, वो सब उनका मतलब गुजराती ये जो जीपीएससी के अंदर प्रोफेसर हैं पुराने जमाने को, उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारी अस्मिता खतरे में है, इसलिए ये सब कवि शायर का नहीं पूछेंगे 10-15 सवाल, तब तक मतलब खतरे में रहेगा। एटलीस्ट आई अप्रिशिएट द उत्तर प्रदेश का स्टेट सर्विस कमीशन, उसका 2024 का पेपर आप उठाओ,
बहुत बेहतरीन है कि मतलब जो यूपीएससी सीडीएस सीएपीएफ कुछ बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उधर बेचारे का नंबर नहीं लग रहा है, स्टेट सर्विस दे रहा है तो अलग से कोई बुक नहीं खरीदनी पड़े, कोचिंग नहीं लेना पड़े, अपनी जो रूटीन बुक्स यूपीएससी के उसी से आपका सब मैनेज हो जाए। स्टेट का पूछे पर ऐसा जबरदस्ती का सब रट के जाओ तुम 10-15 सवाल, इट इज नॉट देयर। ये जीपीएससी का पेपर था, बट यस बाकी सब चीज मैनेज है वो सब रखने बैठा, अस्मिता खतरे में। अस्मिता खतरे में है क्योंकि आजकल आप देखो गुजरात में जो भी माँ बाप हमेशा इंग्लिश मीडियम के बच्चों स्कूल को में ही भेजेंगे तो उसके तो आप रोक नहीं सकते ना, तब ये क्यों ऐसा सोचते हैं कि ऐसा 1000 साल पहले के कवि शायर का पूछेंगे तो उतने बच्चे जो याद रखेंगे जीपीएससी में तो अस्मिता कायम रहेगी। इसका मतलब कि बाकी सब लोग को याद रखने की जिम्मेदारी नहीं है। एनीवेज यूपीएससी की हम बात करें, बहुत आसान सवाल है, क्रोनोलॉजी में करो आप, तो महालनोबिस तो याद रखने सेकंड 5 ईयर प्लान, प्लान हॉलिडे आप सोचो, मैं जानबूझ के फिल्मों के पोस्टर डाले क्योंकि हकीकत मतलब वॉर अगेंस्ट चाइना उसके बाद हॉलिडे है, तो वो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद आना चाहिए। रोलिंग प्लान तो मैंने आपको मोरारजी देसाई ने बोला हवाबाजी नहीं करनी 5-5 साल की, तो क्रोनोलॉजी सिंपल ही है 1 2 3 दैट इज आंसर। तो 5 ईयर प्लान तक देखा, प्लानिंग कमीशन देखा, नीति आयोग हम लोग देखते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक में आप कुछ और सवाल ट्राई करो, ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये तो बुक में भी ये सारे का तो नहीं दिया है, बस आप लगाओ तुक्के, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ, तो मुझे आपको क्या ठीक लगता है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। प्राची, संकेत, मुनेन्द्र, ईशा, पिंकी, महिमा, नवीद, मुनीश, मानसी, सुमित, बादशाह, देवेंद्र, एलिना, राजीव, अंशिका, खुशी, शिवम, अमरेश, कीर्तन, दिव्या, रजत, मोहित, स्मृति, गुड़िया, विभू, अभिषेक, निशा, दीक्षा, अनुराग, रुचि, स्मिता, जहीरा, दुष्यंत, आनंदिता, दिव्या, कल्याणी, गौरव, अभिषेक, शुभम, ऐश्वर्या, छवि, किशोर, धनराज, आशुतोष, अर्जुन, अभिषा, नदस करेक्ट आंसर्स। देखिए, इसका सीधा जवाब आपको बुक्स में नहीं मिले क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट कमीशन है वो बुक्स में है ही नहीं। तब लॉजिक लगाओ, आज़ादी के बाद प्राइम मिनिस्टर नेहरू को सबसे पहला ख्याल क्या आया होगा? 5 ईयर प्लान बनाना है, फाइनेंस कमीशन बना के टैक्स का पैसा स्टेट्स को देना है, या इन्वेस्टर को भारत में मैं कैसे बुलाऊं, क्या प्रायोरिटी होगी? तो स्वाभाविक है इन्वेस्टमेंट तो आखिरी प्रायोरिटी होगी, इलेक्शन कराना, प्लानिंग कराना, क्योंकि वैसे भी इन्वेस्टमेंट के नाम पे सोचो ईस्ट इंडिया कंपनी और विदेशी लोग आ जाएंगे और हमें तो खतरा है उससे, ये सोच के इन्वेस्टमेंट में नॉट बी द राइट प्रायोरिटी और द फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी इन्वेस्टमेंट आखिर में होना चाहिए, लास्ट थिंग टू हैपन। तो नाउ यार 50-50 की भी हो सकता है, नहीं तो सी हो सकता है, बाकी तो क्रोनोलॉजी निकालनी पड़ती है। देखिए इलेक्शन कमीशन बना जनवरी में, प्लानिंग कमीशन बना मार्च में, फाइनेंस कमीशन बना 51 में, और ये जो इन्वेस्टमेंट कमीशन है वो तो 2004 से 9 में रतन टाटा की चेयरमैनशिप में बना। 2016 में कुछ खबरें हैं कि मोदी सरकार वापस ऐसा कुछ बनाना चाहती है क्योंकि आप जानते हो डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, फिर सब लोग विरोध कर रहे थे इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक नहीं है वगैरह। अब इन्होंने पूछा 2020 में, मतलब समझो टॉपिक कितना फेडेड था इन्वेस्टमेंट कमीशन 2004 का जो बाद में 2016 तक था, फिर वो उसको पूछा तो 2020 में। फिर फाइनल आंसर इज बी, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इन्वेस्टमेंट कमीशन। हैरी पॉटर की मूवी है क्या, हाफ ब्लड प्रिंस, उसमें ऐसा है कि जो भी जादू के अलग अलग श्लोक हैं उसकी हर एक बच्चे के पास किताब होगी, वो जादू वो जो टीचिंग लेने जाते हैं, लेकिन जो हाफ ब्लड प्रिंस है वो उसमें मार्जिन में अपने एक्स्ट्रा नोट्स बना के रखता है कि ये मंत्र में ये 4 वर्ड और डालोगे तो और शक्तिशाली मंत्र आप बोल सकते हो और शक्तिशाली जादू हो सकता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपकी जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें हाफ ब्लड प्रिंस बन के ये ऐड कर देना जहाँ नहीं दिया हो कि क्रोनोलॉजी में ये इतना 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 बना, उसका भी नाम भी लिख दो तो और बेहतर है, क्योंकि स्टेट सर्विस में उनकी पीपल उधर अटक जाती है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का बॉस कौन था, क्योंकि 16 का ढूंढ के एमसीक्यू बनाने का टाइम नहीं उनके प्रोफेसर के पास। आगे बढ़ते हैं, तो हमने अब तक देखा प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन मोदी जी ने बंद करा दिया और उसकी जगह पर आ गया नीति आयोग।
देखिए नीति आयोग का स्ट्रक्चर आपके हैंड आउट में कोई रॉकेट साइंस है नहीं। नीति आयोग के अंदर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद है, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए वाइस चेयरमैन होता है। वाइस चेयरमैन आईएएस नहीं होता, इकोनॉमिस्ट होता है। मतलब आईएएस लॉबी ने छोड़ कैसे दिया वो भी मुझे समझ नहीं आता, उनको अपने कब्जे में रखना चाहिए ना सब। तो डॉक्टर अरविंद पनागरिया उसके पहले वाइस चेयरमैन थे, ये याद रखना है, क्योंकि वो अभी 16 फाइनेंस कमीशन के भी बॉस कौन है, अरविंद पनागरिया। किराए राजीव कुमार अभी कौन है, सुमन की बेरी, हाँ तो याद रखना है, एंड ही इज आल्सो एन इकोनॉमिस्ट। हालांकि वाइस चेयरमैन जो कि इकोनॉमिस्ट है तो उसको सब पता नहीं होगा कि सरकार में कौन से मंत्रालय में कौन सी फाइल होती है, कैसे निकालनी है, नोटिंग ड्राफ्टिंग कैसे करना है, तो रोज का काम देखने के लिए एक सीईओ होता है जो कि आईएएस अधिकारी है। तो दैट इज वाइस चेयरमैन, दैट इज अ सीईओ। उसके अलावा नीति आयोग में मेंबर्स में कुछ फुल टाइम मेंबर होते हैं, वो अलग अलग, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई रिटायर्ड आईएएस है, ये सब कुछ पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं कि मान लो वो ऐसा लिख दे कि जो भी होम मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है वो इसका सदस्य होगा, तो अमित शाह उसके बन जाएंगे बॉस, मतलब मेंबर बन जाएंगे। अभी नीति आयोग अगर समझो मान लो कि कंपनी है तो कंपनी के ऊपर क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल के भी बॉस या चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद है। अलग अलग राज्यों के सीएम, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, ये सब लोग यहाँ पर बैठते हैं, दैट इज द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग। तो पूरा ग्राफिक्स इस तरह से बनता है, वो आपके हैंड आउट में दिया है। अब इसके नीचे भी नीति आयोग के नीचे होती है एडहॉक रीजनल काउंसिल। एडहॉक मतलब अस्थायी, टेम्पररी, परमानेंट नहीं। रीजनल काउंसिल आप समझते हैं, उनको लगे मान लो कि आंध्र, ओडिशा, तेलंगाना के अंदर नक्सलवादियों से लड़ने के लिए ज्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चाहिए, तो इनके स्टेट्स की मतलब इस रीजन की काउंसिल बना के उनके साथ विमर्श करते हैं, तो ऐसे एडहॉक रीजनल काउंसिल भी होते हैं। प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग में क्या फर्क है? प्लानिंग कमीशन 5-5 साल की पंचवर्षीय योजना बनाता था, नीति आयोग 5 ईयर प्लान का कुछ नहीं करता। वो मतलब 3 साल 7 साल ऐसा अलग करता है, 5 ईयर मतलब 5 साल को अवॉइड करता है। प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, 5 ईयर प्लान बनाए, उसमें कितना पैसा देना तय करे, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स में स्टेट्स को कितना पैसा जाना चाहिए, जैसे इंदिरा आवास योजना है, गरीबों को पैसा दो मकान बनाने का, तो उसमें कौन से स्टेट में कितने मकान बनने चाहिए वो सब कौन डिसाइड करे, तो प्लानिंग कमीशन यूज्ड टू डिसाइड दैट। नीति आयोग ऐसा सब पैसों का कुछ देखता नहीं है, सब फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। नीति आयोग का काम है थिंक टैंक का, मतलब पॉलिसी डिजाइन, मॉनिटरिंग, इंप्लीमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, सजेशन, ये सब। नीति आयोग आजकल बहुत सारे डैशबोर्ड इंडेक्स बनाते रहते हैं, मतलब हर चीज का इंडेक्स है, और फिर उसमें स्टेट्स का कंपटीशन वगैरह, वो ठीक है, लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसा है कि जो वाटर का ऐसा बनाया था उसमें डेटा ही कुछ हवा में 4-5 जगह से कलेक्ट करके ऐसे फालतू इंडेक्स बनाते हैं। बट एनीवेज दैट इज द नीति आयोग इंडेक्स सिस्टम। नीति आयोग ने स्कीम इंप्लीमेंटेशन को एफिशिएंट कैसे बनाया है? पहले मान लो सरकार ये सोचे कि ये जो माइनॉरिटी वीमेन है उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग देनी है, तो उसके वास्ते माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक स्कीम चले, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या एजुकेशन मिनिस्ट्री की दूसरी स्कीम चले, एमएसएमई मिनिस्ट्री तीसरा लेके आए, विमेन चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री चौथा लेके आए। और उसमें होगा ये कि ये कोई बदमाश एजेंसी है या एनजीओ है, वो असल में चारों जगह अप्लाई करेगा और स्कीम का पैसा लेगा, और एक ही महिला के 4 जगह पर कार्ड्स बना के वो स्कीम का पैसा उठाता रहेगा। अभी 1-2 दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा, एक महिला को 3 साल में 25 बच्चे हुए, जो कि बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, पर वो ऐसा गरीब महिला का जो चाइल्ड बर्थ पे इतना पैसा मिलेगा तो उसको निकालना था, एक ही महिला का आधार कार्ड 3 साल में 25 बार यूज कर लिया, 25 पैसे पैदा। ये सब बहुत धांधली चलती थी, लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है राइट हैंड को भी नहीं पता चलता था। तो नीति आयोग ने इसे फिक्स कैसे किया? सबसे पहले सारी स्कीम्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए शिवराज सिंह चौहान पैनल बनाए गए, जो मध्य प्रदेश के सीएम थे उस वक्त, तो उस हिसाब से बहुत सारी डुप्लीकेट स्कीम को मर्ज कर दिया, बंद कर दिया। तब से मान लो बात ऐसी हो कि स्किल डेवलपमेंट कराना है, माइनॉरिटी वुमेन को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देनी है, तो ऊपर जो भी मंत्रालय चला था, मान लो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उनको बोला तुम अपना सारा पैसा एक नई स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसको दे दो और वो कोऑर्डिनेट करेंगे। तब क्या ये जितने भी कंप्यूटर क्लासेस चलाने हैं ये मिनिस्ट्री सब कोऑर्डिनेशन देखेगा, तो थोड़ा धांधली कम हो। ठीक है, ये जितने एनजीओ एजेंसी वाले हैं जो योजना चलाने के लिए सरकार से पैसा लेते हैं, उन्होंने नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पे, एनजीओ दर्पण पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है, उसमें अपना आधार कार्ड, कितने ऑफिस भी रह रहे हैं उनका क्या आधार कार्ड, पान कार्ड, सब देना पड़ता है, ताकि अगर कोई एक स्कीम में ब्लैकलिस्ट हो जाए तो बाकी स्कीम में भी ब्लैकलिस्ट हो जाए, उसके अंदर कितने लोग हैं उनका भी सब उसमें आधार कार्ड लिखा होगा, तो उसके नाम पे फर्जी दूसरा एनजीओ बनाए तो उसको भी पकड़ा जा सके, ऐसी सब सिस्टम है। तो नीति आयोग ये सब करता है इसलिए बेहतर है, प्लानिंग कमीशन ये सब नहीं करता था। प्लानिंग कमीशन का मुझे याद है एक बार इन्होंने बनाया टॉयलेट, मतलब प्लानिंग कमीशन के जो ये टॉप के ऑफिसर्स होंगे ये हमारा अलग टॉयलेट, और उसमें बहुत सारे महंगे नल और सब 5 स्टार फैसिलिटी, तब तक समझ आए। फिर उन्होंने वहाँ पर एक बायोमेट्रिक कार्ड सिस्टम लगाई, मतलब वो अंगूठा हमारे तभी टॉयलेट खुलेगा, ये चपरासी या प्यूनिया कोई उसमें जाना नहीं चाहिए, हमारा एक्सक्लूसिव है, तो उनका सब दिमाग इन चीज़ों में चलता था। नीति आयोग फिर लेके आता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, वो ऐसा कि अगर हम कहें कि पूरा गुजरात तो समझो पूरा गुजरात डेवलप नहीं है, कुछ डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, पूरा राजस्थान तो समझो वहाँ पर ज्यादातर जगह पर ठीक ठाक चलता हो, कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकलीफ, उसी तरह हर एक में तो आप स्टेट को स्टेट के रूप में ना ट्रीट करो, जो ये डिस्ट्रिक्ट है वहां तक आप जाओ, मतलब अपना अप्रोच ग्रेनुलर बनाओ। ग्रेनुलर मतलब बारीक बारीक कण, पूरी रोटी नहीं, तुम छोटा छोटा कण देखो कि कहाँ तकलीफ है उसको ठीक करना है। वैसे जो भी पिछड़े बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है जिनको इन्होंने बोला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उनकी लिस्ट बनाई गई, नीति आयोग इनको मॉनिटर करता है ऑनलाइन पोर्टल पे, और उसमें हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन वगैरह की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मतलब केपीआई मॉनिटर किए जाते हैं, और उसका जो डीएम कलेक्टर है उसको सब नोटिस भेजा जाता है, तुम ये ठीक करो वो ठीक करो, तो दैट इज नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें और भी आया है लेकिन वो मेंस के लेक्चर में जून जुलाई में देखेंगे। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण पिलर 6 में देखेंगे। कुपोषण मतलब क्या? प्लानिंग कमीशन ये सोचता था ये सब गरीबों को फ्री में स्कूल में बच्चों को खाना दे दो, फूड सिक्योरिटी एक्ट बना दो, उसके अंदर 2 रुपए 3 रुपए किलो में अनाज दे दो इनको, तो सारा माल न्यूट्रिशन खत्म हो गया। लेकिन आप जानते हैं गेहूं चावल खाने से सिर्फ आपको कैलोरी मिलती है, न्यूट्रिशन के लिए फ्रूट वेजिटेबल दूध बहुत सारी चीजें और चाहिए, तो कैलोरी वाली फूड सिक्योरिटी दिलवाते थे, विटामिन वाली फूड सिक्योरिटी या न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नहीं दिलवा रहे थे। नीति आयोग ने जो नया पोषण अभियान बनाया उसमें वो सब ये भी बातें, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह वगैरह, तो इस तरह से नीति आयोग थोड़ा अलग है। प्लानिंग कमीशन क्योंकि नेहरू के जमाने में बना था तो उसमें सोशलिज्म का स्वाद ज्यादा था, ये सब सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए, जैसा रशिया और नॉर्थ कोरिया में। तो अगर एयर इंडिया या आईडीबीआई बैंक लॉस में भी चले तो भी हम उसको टैक्स पेयर का पैसा दे के वेंटिलेटर पे आईसीयू पे जिंदा रखेंगे, क्योंकि यही सोशलिज्म का मूल सिद्धांत है। नीति आयोग का ऐसा कुछ है नहीं। नीति आयोग ने बहुत सारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करने का यानी कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने का सजेशन दिया था, एयर इंडिया बेचवा दिया, आईडीबीआई बेचवा दिया, तो दैट इज दैट। तो नीति आयोग मतलब ऐसा कोई टैबू नहीं है, उसके लिए निषेध नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो पाप लग जाएगा। इसके अलावा नीति आयोग ने और भी सब ये एनर्जी की नई हेल्थ पॉलिसी बनाई, पीएम ऑयल गैस का देखा था हमने, एमएसपी में भी सुधार के लिए पीएम आशा स्कीम का सब डिजाइन ब्लूप्रिंट बनाया, फर्टिलाइजर सब्सिडी में जो धांधली हो रही थी उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में रूल्स रेगुलेशन चेंज कराए, बजट बनाने की क्रिया में भी आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाया जो पिलर 2 में देखा। इसके अलावा नीति आयोग वाले सेमिनार कराते हैं, स्टार्टअप की मदद के लिए अटल इंक्यूबेशन और वो सब सेतु वगैरह चलता है, डिजिटल सब एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रिसर्च चल रहा है। सो लाइक दैट द नीति आयोग इज डूइंग ट्राइंग न्यू थिंग्स कंपेयर्ड टू प्लानिंग कमीशन। तो मेंस का भी मतलब जो जाने लायक 4 मुद्दे थे हमने देख लिया। अब जैसे यूनियन में नीति आयोग है तो राज्य सरकार के लेवल पे भी नीति आयोग जैसी बॉडीज होनी चाहिए, और उसके वास्ते नीति आयोग ने उनका हैंड होल्डिंग, मेंटोरिंग, ग्रूमिंग करना चाहिए उसके जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, अधिकारी हैं। इसके वास्ते योजना चलती है, उसका नाम है स्टेट सपोर्ट मिशन ऑफ नीति आयोग, टू मेक नीति आयोग लाइक बॉडीज इन दी स्टेट गवर्नमेंट्स। ये क्वेश्चन आप देखो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
मतलब कितना आसान सवाल है कि आपको सीढ़ी लेके एप्पल तोड़ने भी नहीं चलना है, इतना बड़ा एप्पल है कि यू कैन नॉट मिस इट। नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया तो प्लानिंग कमीशन। आप जानते हैं इसमें भी कुछ होंगे बाबू सोनी को गलत टिक करके आएंगे। तो हमने देखा नीति आयोग क्या है। इसके बाद कुछ और मिसलेनियस बॉडीज भी देखते हैं, पर उससे पहले एक आध और पीवाई ट्राई करो, बिकॉज यहाँ से कुछ अनयूजुअल क्वेश्चंस अलग अलग टाइम पे आए हैं। मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ, पहले आप इसको पढ़ो, फिर वोटिंग लाइन करते हैं। हाँ, तो ये वियतनाम के बारे में आपको क्या ठीक लगता है? 2022 पीढ़ी में पूछा। वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। शुभम, साक्षी, अमन, आराधना, ऋषि, अनु, प्राची, मोहित, स्वाति, आसफा, आरती, कमलेश, ईशा, वैभव, अंकिता, सत्येंद्र, रुचिस्मिता, गंगा, नाविद, अमनदीप, रजत, तनु, अनुराग, हितेश कुमार, विभू, हर्षित, गौरव, अनिश, शिबानी, प्रदीप, रजत, शुभम, वीरेंद्र, हयात, हिमांशु, दिव्या, संभवी, प्रतीक्षा, ये सब। फिर अभिषेक, छवि, किशोर, आशुतोष, अविनेश, अर्जुन, अमन, दारवी, अभिषा, नदर्श, करेक्ट आंसर्स। देखिए वियतनाम के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं, चाइना जैसा सिंगल पार्टी सिस्टम, कांग्रेस बीजेपी जैसा नहीं, एक ही सरकार है उनकी और एक ही पॉलिटिकल पार्टी। तो सेकंड इज रॉन्ग। अब असल में ये बुक्स में नहीं दिया। देखो मेरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, कोई क्वेश्चन आए तो सीधा विकिपीडिया चैट जीपीटी को नहीं पूछना है, क्योंकि रियल एग्जाम में चैट जीपीटी लेके नहीं बैठते। तो फर्स्ट आई वुड चेक एनसीईआरटी कि इसके अंदर ये जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है क्या उसमें इसका कोई बात है। तो बाकी कुछ देशों के उदाहरण है जहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, वियतनाम का नाम ही नहीं लिखा, तो मतलब एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं हो सकता। फिर नेट पे सर्च करना पड़ेगा इधर कितनी पार्टी का सिस्टम है, तो देयरफॉर इट इज टफ। यार तो सेकंड तो रॉन्ग है, तो ये चला गया और डी चला गया। नाउ वी आर 50-50, बी और सी हो सकता है। अब इसमें आप देखो पांचवा स्टेटमेंट क्या बोलता है, वियतनाम इज द मोस्ट प्रोडक्टिव सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। मतलब कि ये जो इंडिया है, फिलीपींस है, चाइना, ये सब बजे चल रहे हैं और वियतनाम अकेला ही सियाना है और उसका सब फास्टेस्ट ग्रोइंग है ई सर्विस सेक्टर। ये तो बात जब नहीं रहता रॉन्ग है, और पांच रॉन्ग है तो फिर बी भी हो गया, तो जो बचा जवाब है सी 1 3 एंड 4। इसका असल में सोर्स मैपिंग करो, ये 2022 का अप्रैल में पूछा। ये कोरोना से पहले के इकोनॉमिक सर्वे में कहीं पर शायद आता, मतलब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वेज बिफोर 2019। उसमें इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा बोला था कि अमेरिका में आप याद करो डेमोक्रेसी उन्होंने दी, तो पर सबको वोटिंग राइट शुरू में नहीं दिए थे। शुरू में मैक्सिकन, ब्लैक, वीमेन, इन सबको नहीं थे वोटिंग राइट, सिर्फ जिनके पास प्लांटेशन ओनर थे उनको वोटिंग राइट्स थे। तो गोरे उद्योगपतियों के पास ही वोटिंग राइट्स थे, फिर धीरे धीरे बाकी लोगों को वोटिंग राइट्स मिले। सिंगापुर के अंदर आप जानते हैं उनका डेमोक्रेसी सिर्फ बोलने की, उनका प्राइम मिनिस्टर वो सब सिंगल पार्टी जैसा ही वो खुद ही चुन लेते हैं, जो हमेशा से तय होता है। चीन का भी आप जानते हैं। वियतनाम और जो बाकी देश है उसमें भी डेमोक्रेसी नहीं है पूरी तरह से, इस कारण से उनका इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बताया था उस सर्वे में। तो वहां से उठा के उसने ये सब आगे डिराइव किया कि अच्छा तो फिर इसका सवाल ऐसे पूछते हैं। नाउ इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप इतने पुराने 5 साल के सर्वे पढ़ के और याद करके जाओ कि क्या बातें थी, देयरफॉर इट इज अ टफ क्वेश्चन। अब ठीक है, कुछ लोग वो सब तुक्के मारे, अच्छा ये पांचवा गलत है उस हिसाब से ये चला गया वगैरह, बट दैट इज आपके ऊपर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन टफ है, उसमें दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग समझ रहे थे नीति आयोग, लेकिन नीति आयोग के बाद और भी कुछ मिसलेनियस बॉडीज हैं, वो एक एक लाइन में याद रखने पर दिमाग नहीं खर्च करना है। जैसे एक बॉडी है प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ये हुआ ये कि प्लानिंग कमीशन बना था नेहरू के जमाने में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी प्लानिंग कमीशन से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे कि ये सब इनकी योजना, ये सब हवा में क्या चलता है। तो उन्होंने अलग से अपना एक और नया बॉडी बनवाया, दैट इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। ये मनमोहन सिंह के जमाने में बना था। उसके बाद आप जानते हैं 2014 में मोदी सरकार आई। मोदी जी ने शुरू में शायद ये सोचा नहीं, ये पुराना कांग्रेस वाला स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, नीति आयोग अपना अलग बेस्ट है, तो प्लानिंग कमीशन भी नहीं चाहिए और ये जो बॉडी इसको भी बंद करा दिया, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। फिर 2016 में आप जानते हैं डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद काफी विरोध हुआ। तो विरोध के अंदर सब लोग कि प्राइम मिनिस्टर की जो डिमोनेटाइजेशन और बाकी नीतियां बहुत फॉल्टी है, जीएसटी भी फॉल्टी है। तो उन्होंने सोचा कि नीति आयोग ने मुझे सही सलाह दी कि नहीं, अपने लिए एक और बॉडी बनाना है, तो वापस रिवाइव किया 2017 में क्या प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। इट वाज रिवाइव, तो वापस आया। हालांकि ये लोग बैठते किधर हैं, तो बैठते नीति आयोग के अंदर ही है, तो नीति आयोग गिव्स सेक्रेटरीट सपोर्ट। इसके चेयरमैन थे विवेक देबरॉय, पर देबरॉय का उनका मृत्यु हो गया। अब इसके बाद टेम्पररी चार्ज किसी को दिया है, पर वो हम याद रखने नहीं बैठेंगे, क्योंकि परमानेंट नया जो उसका चेयरमैन है तब हम दिमाग खर्च करेंगे। तो इसके लिए अभी कौन टेम्पररी चेयरमैन है उसमें हम नहीं जाएंगे। इसके अलावा और भी छोटे मोटे पोर्टल जहाँ प्राइम मिनिस्टर खुद चीज़ों को रेगुलेट, कंट्रोल, मॉनिटर करने की कोशिश करें, जैसे प्रगति वेब पोर्टल है, वो सब उनका ऑनलाइन जूम जैसा चलता है कि अलग अलग योजना का कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ, ये कुछ सिटीजन की शिकायतें सुनी है वगैरह। तो दैट इज प्रगति वेब प्लेटफॉर्म। कैबिनेट सेक्रेटरिएट, दो चीज अलग होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और दूसरा होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। वो क्या पॉलिटी में समझना। कैबिनेट सेक्रेटरिएट का एक अलग पोर्टल है, ई समीक्षा। वैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, और उसके आईएएस ने प्रॉमिस किया कि अगले जो भी 1 साल के अंदर हम 50 नए स्कूल खोल देंगे, मॉडल आइडियल स्कूल खोल देंगे। तो फिर यहाँ पर सब डॉक्यूमेंट हो जाएगा ई समीक्षा पोर्टल में। फिर उस आईएएस से यहाँ पर रिपोर्ट मांगा जाएगा कि अच्छा तुमने बोला था 50 नए स्कूल खोलोगे, खुले कि नहीं, और नहीं तो फिर उसको सब रेड अलर्ट भेजा जाएगा। तो दैट इज ई समीक्षा पोर्टल। तो ये गवर्नेंस की मदद से कैसे ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी तय हो, ये सब, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर तो दिन में 100 लोगों को मिलेंगे, तो कितना सब याद रखेंगे किसने क्या कमिट किया था, इसलिए पोर्टल पे सब चीज होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब अदानी से मिलकर हम लोग नया एयरपोर्ट बना दे, ऐसे जो प्रपोजल है उसके वास्ते प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप और ई निवेश पोर्टल, वो भी कैबिनेट सेक्रेटरी के नीचे। फिर ये जितना सब सरकार का काम चले उसमें करप्शन और मिसमैनेजमेंट हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी संस्था में, उससे और आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो उसके लिए सीपी ग्राम्स पोर्टल, फुल फॉर्म याद नहीं रखना है, शॉर्ट फॉर्म याद रखना है सीपी ग्राम्स। और वो कौन देखता है, पर्सनल मिनिस्ट्री देखता है। एक जमाने में ये कहा जाता है कि बहुत बेस्ट पोर्टल है, मतलब आपने सपोज आपका इनकम टैक्स ऑफिस में और आपसे वो रिश्वत मांग रहा है या कुछ आपको गड़बड़ लगा, तो विद इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप कंप्लेन करो तो कोई सुनवाई जल्दी नहीं हो। आप सीपी ग्राम में जाके ऑनलाइन फरियाद करो कि देखो इनकम टैक्स का वो जो कारकुन था उसने मुझे ऐसा किया, तो फिर वो रिपोर्ट ऐसा कि वो प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ भेजा जाएगा पर्सनल मिनिस्ट्री से आईटी डिपार्टमेंट को, और फिर टाइम बाउंड मैनर में उसका कुछ इलाज हो। ऐसा होता था भूतकाल, पास्ट टेंस। बीच में इंडियन एक्सप्रेस या द में रिपोर्ट आया कि आजकल यहाँ इतनी सारी कंप्लेन आ गई कि सिस्टम ही चॉकअप हो गया, तो अब मतलब इतना फास्ट में वो लोग रिजॉल्व नहीं कर पा रहे ग्रीवेंसेस। बट एनीवेज दैट इज पर्सनल मिनिस्ट्री। मैं लंबी कहानी आपको इसलिए बताई क्योंकि जब इंटरव्यू में पूछा जाता है या मेंस के भी एथिक्स के केस स्टडी में पूछा जाता है कि ये गड़बड़ हो रहा है वो गड़बड़ हो रहा है क्या करेंगे, तो उसका सीधा जवाब ये नहीं है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा या मीडिया में जाऊंगा। उसका जवाब स्टेप वाइज होता है कि फर्स्ट उसका जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको कंप्लेन नहीं हो तो फिर सीपी ग्राम में नहीं हो तो फिर वगैरह वगैरह। देन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के नीचे नहीं है, वो एपेक्स है, मतलब खुद में ही वो शिखर है। प्रेसिडेंट सेक्रेटरिएट, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, और उसके नीचे एक तरह का जेम्स बॉन्ड वाला सब रिसर्च, द रॉ
रॉ एजेंसी, फिर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसके नीचे अजीत डोभाल मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, नीति आयोग मतलब नीति आयोग के ऊपर क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो हायरार्की ऐसा है कि वो एपेक्स है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद उसके चेयरमैन है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरीट। नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग और आसपास की जो और ऑर्गेनाइजेशन थी एक दो लाइन में मैंने आपको बताया। नाउ द लास्ट टॉपिक इज मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उसका माइंड मैप हैंड आउट में दिया। देखिए ये क्या करेंगे, सब डेटा कलेक्शन, इनकी स्टैटिस्टिकल विंग थी। इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन थी, एनएसएसओ जो डेटा कलेक्ट करता था और फिर वो डेटा कलेक्ट लाए कि अच्छा इतना इतना उत्पादन हुआ, तो सीएसओ वो उसमें से कैलकुलेट करता था कि जीडीपी कितना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना है वगैरह। तो देयर वर टू सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनएसएसओ एंड सीएसओ। फिर सरकार ने दोनों को मर्ज कर दिया, मर्ज करके बोला आपसे एक ही है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, वो सब ये जीडीपी सीपीआई इन्फ्लेशन मेजरमेंट का काम देखता है, जो अगले हफ्ते गुरु शुक्र शनि रवि हम निपटाएंगे। फिर इसी मोस्पी के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के नीचे एक और है प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन विंग, उसके नीचे जाने लायक दो चीजें, एक है एमपी लेड्स, मतलब ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको कुछ 5 करोड़ दिए जाते हैं हर साल विकास के कार्य अपनी कंस्टिट्यूएंसी में करो। एमपी गेट 5 करोड़ पर ईयर फॉर डेवलपमेंट वर्क इन देयर कंस्टिट्यूएंसी, उसके बारे में पिलर 5 में हम लोग और देखेंगे। अब ये जो एनएसओ के ऑफिसर्स, उनका काम क्या है, जीडीपी का डेटा कलेक्ट करो, महंगाई का सीपीआई डेटा कलेक्ट करो। तो दुकानदार के पास हो जाएगा कितना महंगाई चल रहा है बताओ हमें। तो मान लो कोई दुकानदार इन्फॉर्मेशन नहीं दे या गलत इन्फॉर्मेशन दे तो उसको सजा भी हो सकती है, इट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट। ये सब डेटा कलेक्शन और उसमें से जीडीपी वगैरह सब निकालने इंडिकेटर्स। एक कमीशन था नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, उसका काम क्या था, स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स फॉर डेटा कलेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल कि अगले हफ्ते हम देखेंगे जीडीपी का फार्मूला है CIG/XM, तो यही फार्मूला यूज करना है या दूसरा वाला करना है, तो वो सब कौन डिसाइड करेगा, दिस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है उसमें कंट्रोवर्सी ये हुई कि हर साल ये बेरोजगारी का डेटा निकालते थे, लेकिन ये डेटा जो भी कलेक्ट होकर उन्होंने अप्रूव किया कि दिस इज द फाइनल रिपोर्ट, लेकिन सरकार ने पब्लिश ही नहीं किया क्योंकि उसके बाद कोई स्टेट का इलेक्शन आने वाला होगा। तो इसके दो मेंबर्स ने रिजाइन कर दिया कि जब आपको डेटा दिखाना ही नहीं है तो फिर कलेक्ट क्यों कराते। इसके बाद और कंट्रोवर्सी हुई, इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने कहा ये सब एनएसओ वाले डेटा कलेक्ट करते हैं, सब फॉल्टी है, सब बड़ा चला के दिखाते हैं। फिर एक पुराने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने भी ये कहा कि भारत देश में जो भी जीडीपी दिखाते हैं वो असल में 2.5% ओवर एस्टिमेटेड होता है, मतलब जितना उसमें डाटा का और ऐड करके बड़ा दिखाते हैं। तो ये जो मोस्पी और इसके नीचे की संस्था है उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे। इससे क्या होता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वो सब नीची नजर से देखते हैं। तो फिर सरकार ने सोचा कुछ करना पड़ेगा टू रीएस्टैब्लिश अवर मतलब क्रेडेंशियल्स। तो उसके वास्ते 3-4 काम हुए हैं या हो रहे हैं। एक नया कानून बनाना इनको, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बिल। उसमें ऐसा होगा कि वो जो कमीशन मैंने आपको बताया जिसके मेंबर ने रिजाइन किया था उसको कानूनी स्टैट्यूटरी स्टेटस मिले ताकि वो ज्यादा इंडिपेंडेंटली अपना काम करे और मंत्री की दखल कम रहे। एक नई पॉलिसी वो बनाना चाहते हैं कि कब क्या डेटा रिलीज करेंगे। एक नई कमिटी बनाई, स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक प्रणब सेन की, हालांकि वो प्रणब सेन ने फिर सरकार की कोई निंदा की तो उसको भी फिर बंद कर दिया, ऐसा है 2024 में डिसबैंड कर दिया। अल्टीमेटली इकोनॉमिक सर्वे का खुद ये सजेशन है कि हमें एक कैलेंडर लेके चलना चाहिए कि मान लो बेरोजगारी का जितना डेटा सपोज 1 जनवरी को रिलीज करेंगे, अच्छा होगा बुरा होगा, कोई इलेक्शन आएगा नहीं आएगा, 1 जनवरी को डेटा रिलीज कर देना। उसी तरह मान लो हर महीने महंगाई का डेटा ये तारीख को रिलीज करना है तो करना ही है, फिर इलेक्शन आया नहीं आया उसकी चिंता मत करो, ऐसा टाइम और मेहनत किया जाए, दैट इज द सजेशन। इसके बाद एक पीवाईक्यू करते हैं, फिर बाकी का कल पढ़ेंगे। जस्ट अ मिनट, वन मोर क्रेजी क्वेश्चन। 2024 प्रीलिम्स है, 40 सेकंड आप सोचिए। हाँ, तो वेनेजुएला के बारे में आपको क्या लगता है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। पिंकी, अमरीश, सृष्टि, अंशिका, नैना, विशाल, चारू, अमनदीप, सचिन, आशुतोष, शुभम, प्राची, रजत, एलिना, रुपेंद्र, गौरव, कमलेश, भव्य, विभू, निशिता, शुभम, मुनीश, राजेश, जहीरा, हर्ष, संभवी, कुंदन, प्रदीप, हयात, हितेंद्र कुमार, शिवांत, आनंदिता, निखिल, कोमल, कौशल, रेवती, अभिषेक, आशुतोष, अमन, अर्जुन, किशोर, छवि, दारवी, हर्ष, ईशा, जय, अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, ऐसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थर्ड पिलर के अंदर ओपेक, याद करो तब मैंने आपको बताया था, ये तो करेक्ट है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रैपिड रिकवरी फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस और ये सब तो गलत है। वहाँ पर बहुत ज्यादा महंगाई है, महंगाई के चलते वहाँ दंगे ऐसे होते हैं कि दुकानों को लूट के चले जाते हैं। ये जो वेनेजुएला है उसमें निकोलस माडुरो नाम का उनका है तानाशाह, और उधर भी नॉर्थ कोरिया टाइप सोशलिज्म चलता है, और जिधर भी सोशलिज्म चलता है अल्टीमेटली ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो इसलिए फर्स्ट रॉन्ग है तो ऑटोमेटिक जवाब तो डी हो जाना है। इससे जीवन बोध क्या है, ये ऐसा प्रश्न है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़े कि बाकी देशों की इकोनॉमी में भी क्या चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में जो वर्ल्ड सेक्शन आता है उस पर थोड़ी आप नजर रखें, दैट विल हेल्प यू। क्योंकि इसका कारण समझो, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले इसको कवर करेंगे, वो थोड़ी अपेक्षा रखना मुश्किल है। इसका कारण ये कि वो एक टारगेट लेके चलते हैं कि 100-150 पेज में हमें इस महीने का कंटेंट बना देना है। अब हर एक देश का सब उसमें डालने जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। सेकंडली ऐसा हर बार पूछने का रिवाज नहीं है, और बाकी देश के अंदर नेगेटिव चलता है उसका बहुत पूछने का वैसे रिवाज नहीं। और बहुत किसी वो कवर करे तो कैसा, ये कॉन्गो या साउथ सुदान के अंदर जेनोसाइड हो गया, युद्ध हो गया, ऐसा। ये जो वेनेजुएला समझो, ये तो पिछले 10 साल से यही नेगेटिव न्यूज़ चलता है। तो मैगजीन बनाने वाला जो है राइटर एडिटर, वो भी सोचे भाई ये तो पहले कवर किया था, इसको क्यों वापस देना है कवरेज। तो इस कारण से क्या होता है, जो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाली पब्लिक है, अगर वो न्यूज़पेपर देखने की उसकी आदत है, इट हेल्प्स देम इन सम वेज। तो क्या इसमें जो भी 10-12% लोगों का गलत हो गया, तो मेरा उनको ये कहना है भाई तो तुक्के मारने की क्या जरूरत है। सेकंड, कुछ लोग जो गेस्ट मास्टरगिरी का सिद्धांत नंबर 1 क्या है कि एक्सट्रीवर्टेड स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज रॉन्ग, तो उस हिसाब से ये तो रॉन्ग होना चाहिए सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि लार्जेस्ट वाली जो बोला है तो सेकंड अगर रॉन्ग है तो फिर तो जवाब सी होना चाहिए, पर सी तो जवाब नहीं है। तो अब यूपीएससी को भी पता है कि आपको पता है कि ये सब गेस्ट मास्टरगिरी का यूट्यूबर्स ने स्कीम बता के रखा है। आजकल इस कारण से भी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दिखे तो तरह गेस्ट मास्टरगिरी नहीं लगानी है। कोरोना से पहले वाले पेपर लगा बराबर है, आजकल अलग चल रहा है। खैर, तो यहाँ तक रखते हैं प्लानिंग। कल सोमवार को भी क्लास है, उसमें हम लोग देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार, वर्कर टाइप्स, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फॉर्मल इनफॉर्मल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वगैरह, तो समझो वो करीब 1.25 1.5 घंटे का काम है। अभी जबरदस्ती में दौड़ा इसलिए नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हैंडआउट हो गए और बहुत सारे टेस्ट भी आपको देने, तो वो आप धीरे धीरे खत्म करो। मैं आपको उतना प्लेट में सर्व कर सकता हूँ जो खा के डाइजेस्ट किया जा सके, तो जबरदस्ती में दौड़ा नहीं रहा। लेकिन मैं साथ में ये भी बोलूँ कि ये जो धीरे धीरे गाड़ी चलेगी वो जीडीपी तक चलेगी, क्योंकि जीडीपी और इन्फ्लेशन में थोड़े कंसेप्ट समझने होते हैं। फिलहाल 5 और 6 ऐसा इसमें बस योजना 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 है, तो वहाँ शायद बहुत तेजी से एक हफ्ते में चीजें निपट जाएंगी। तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो।
तो आगे का कार्यक्रम कल सोमवार को भी मिलने लेक्चर है, मंगलवार को टेस्ट होगी एलपीजी वाला हैंडआउट, बुधवार को 9 बजे टेस्ट होगी एमएसएमई वाला हैंडआउट, बुधवार को रात 10 बजे टेस्ट होगी नीति आयोग प्लानिंग कमीशन वाला और अनएम्प्लॉयमेंट वाला ये हैंडआउट। उसी हिसाब से आप पढ़ते रहें। कल आप मिलते हैं, लेट्स क्रिकेट।